प्यारे बच्चों, क्लास 12th का एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होने वाला है। 30 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से मैं विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों को बता रहा हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का मॉडल सेट 3 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को भूगोल के बच्चों तक यह जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो वो हो जाएगा केरल। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो 102.8 करोड़। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो वो हो जाएगा मेसोपोटामिया। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है तो वो है ओडिशा में। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे तापसी बेसिन सबसे छोटी है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो कपास। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? तो इनमें से सभी, मतलब मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, या कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। फिर है बोकारो इस्पात केंद्र, क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में है। बालाघाट मैगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से सभी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? इनमें से सभी। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी तो तारापुर में। निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय है? तो वो हो जाएगा एन नोर। फिर है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? सिलचर को पोरबंदर से। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई 1947 में। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, क्या है? आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। फिर निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को। बच्चों ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये मैंने गेस्ट पेपर से लिया है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है, फूलों की कृषि कहलाती है तो क्या है? पुष्पोत्पादन। फिर निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो चाय। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रोपण कृषि की। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? तो इसका आंसर आप लोग सभी को जानते हैं और ये बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। अगला है, में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से 64। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का। फिर है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पतन स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। फिर है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन चतुर सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय शिक्षक। फिर है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो जल परिवहन। और लास्ट क्वेश्चन है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो OMR पर देने हैं। अब उत्तर पुस्तिका पर देने वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस तरह अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा, भूतल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करता है। दूसरा है, मानव विकास के संदर्भ में सशक्तिकरण क्या है? तो मानव विकास के संदर्भ में सशक्तिकरण का तात्पर्य विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने से है जो स्वतंत्रता एवं क्षमता से आती है।
फिर है झूम मिल्पा तथा लद्दाख क्या है? तो स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा तथा मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है। फिर है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने के लिए बनाया जाता है, जिसका आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक या सैनिक दृष्टिकोण से महत्व होता है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। अगला है मानव विकास क्या है? तो मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो रेडियो सक्रिय खनिजों के नाभिकों को विखंडन जब कृत्रिम रूप से रिएक्टरों से कराया जाता है, तब जिस ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में एक्सप्रेस मार्ग क्या है? तो समय और ईंधन की बचत के उद्देश्य से भारत में बनाई गई अत्याधुनिक सड़कों को एक्सप्रेस मार्ग कहा गया है। दिल्ली से जयपुर तक, मुंबई से पुणे तक 4 लेन वाली इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त मार्ग कर देना पड़ता है। इस सड़क पर किसी अन्य सड़क से कोई गाड़ी नहीं आ जा सकती है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न 8वां क्वेश्चन, आधुनिक उद्योगों की 3 मुख्य विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता आपका श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के द्वारा कम कीमत एवं कम समय में तुलनात्मक अधिक उत्पादन। दूसरा, अधिक पूंजी निवेश से बड़े संगठन के तहत प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की देखरेख में उत्पादन। और तीसरा है जटिल तकनीकी तंत्र के तहत उत्पादन। 9वां क्वेश्चन है विनिर्माण और सेवा के बीच 3 मुख्य अंतर क्या है? तो पहला अंतर है विनिर्माण कार्यों के अंतर्गत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सेवा के अंतर्गत कुशलता महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है विनिर्माण कार्य के तहत वस्तुएं मशीनों की सहायता से बनती है, जबकि सेवा का आधार अनुभव होता है। तीसरा है विनिर्माण कार्य के द्वारा प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण कर उसके मूल्य और उपयोग में वृद्धि लाई जाती है, जबकि सेवा में ज्ञान को प्रमुखता दी जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है व्यापार संतुलन का एक संक्षिप्त विवरण दे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किसी एक देश का दूसरे देश के साथ निर्यात एवं आयात की गई वस्तुओं की गणना व्यापार संतुलन कहलाता है। इस संदर्भ में जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है, तब इस स्थिति को धनात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। दूसरी तरफ जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है, तो इसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। ऋणात्मक या प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में देश को वस्तुओं की खरीद पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जबकि आय कम होती है। इससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तो अधिवासों का वर्गीकरण उनके कार्यों के आधार पर करना अधिक सर्वमान्य है। कार्यों की विभिन्नता के आधार पर मानवीय अधिवासों को 2 वर्गों में रखा जाता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास में कार्यकारी जनसंख्या का 75% से अधिक भाग प्राथमिक कार्यों में संलग्न होता है, जबकि नगरीय अधिवास में कार्यकारी जनसंख्या का 75% से अधिक भाग गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होता है। नगरीय क्षेत्रों में आधुनिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता रहती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अभाव होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है? किन्हीं 4 का उल्लेख करें। तो पहला समस्या है सिंचाई की सीमित विकास के कारण आज भी भारतीय कृषि अनिश्चित मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। दूसरा, इसकी उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। तीसरा, छोटे एवं विखंडित खेत होने से वैज्ञानिक कृषि किया जाना संभव नहीं है। चौथा, कृषि योग्य भूमि में कमी तथा इसकी उत्पादकता में ह्रास की स्थिति पाई जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्याओं का वर्णन करें। तो पहला समस्या है आपका उपलब्धता की समस्या। तो भारत में धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भौव जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। अतः जल उपलब्धता यहाँ की एक गंभीर समस्या। दूसरा है वितरण की समस्या। तो उत्तर भारत में सदावाहिनी एवं दक्षिण भारत में मौसमी नदियों की अधिकता है। फिर है गुणवत्ता की समस्या। तो जल के अतिशोषण एवं प्रदूषण के कारण इसकी गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती जा रही है। 14 है पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें।
तो पाइपलाइन परिवहन आज जलापूर्ति के साथ ही साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस तथा खनिजों के परिवहन का भी साधन बन चुकी। यही कारण है कि अब ठोस पदार्थों को भी घोलकर बनाकर पाइपलाइन द्वारा भेजा जाना संभव हो गया है। पाइपलाइन को एक बार बनाने के बाद इसके रख रखाव पर खर्च नहीं होता है। माल उतारने एवं चढ़ाने का व्यय भी इससे बच जाता है। साथ ही ईंधन अथवा ऊर्जा की बचत होती है। इससे सुनिश्चित आपूर्ति होने के बावजूद इसकी मरम्मत एवं सुरक्षा कार्य कठिन होता है। पाइपलाइन के टूट जाने पर कभी कभी भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के महत्व को स्पष्ट करें। तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जहाजी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर होते हुए अरब सागर से जोड़ने का काम करती है। 160 किलो प्रति किलोमीटर लंबी इस नहर का निर्माण कार्य 1869 में पूरा हुआ है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 100 जहाज गुजरते हैं। जहाज को गुजरने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। मिस्र सरकार की नियंत्रण वाली इस नहर के भूमध्य सागर तट पर पोर्ट सईद और लाल सागर तट पर स्वेज बंदरगाह की स्थिति है। व्यापारिक दृष्टि से यह नहर यूरोप के विकसित एवं एशिया के विकासशील देशों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। वास्तव में यह नहर मार्ग विश्व के मध्य से होकर गुजरता है। परिणाम स्वरूप इससे यूरोपीय देश, पूर्वी अफ्रीका देश, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया देश लाभान्वित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 20% भाग इस नहर मार्ग से संपादित होता है। यही नहीं, कई देशों के मध्य इसके बन जाने से दूरी में काफ़ी कमी आई है। इस नहर मार्ग से यूरोप को पेट्रोलियम, चाय, कहवा, कपास, रबड़, टीन, खजूर, रेशम, सागौन, मसाला, तंबाकू, ऊन, गेहूं, मांस तथा फल और एशिया को वस्त्र, रसायन, मशीनरी, कागज, मोटर कार तथा उर्वरक की आपूर्ति होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो पहला कारक है कच्चा माल। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल की जरूरत होती है। वजन ह्रास करने वाले कच्चे माल की स्थिति में उद्योग कच्चा माल के स्रोत के निकट स्थापित किए जाते हैं, जबकि वजन ह्रास न करने वाले की स्थिति में बाजार के निकट। शक्ति, उद्योगों में लगाई गई मशीनों को चलाने के लिए शक्ति यानी विद्युत की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम उद्योग शक्ति स्रोत के निकट लगाने वाला उद्योग है। परिवहन, कच्चे माल को कारखाना तक लाने एवं उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की सहायता ली जाती है। स्वच्छंद उद्योगों के लिए सड़क परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर है श्रमिक, उद्योगों में उत्पादन कार्य अथवा मशीनों को चलाने के लिए कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पांचवा है बाजार, उत्पादित माल की खपत के लिए बाजार का होना आवश्यक है। यह बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। उद्योगों की स्थापना पर इन भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त कुशल प्रबंधन एवं सरकार की नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अबरक के उत्पादन एवं वितरण की विवेचना करें। तो देश में अबरक का कुल भंडार 3,93,855 टन अनुमानित है। संसार की 3/4 और सर्वश्रेष्ठ कोटि का अबरक, यहाँ अबरक हो जाएगा, भारत में होता है। 1958 में इसका कुल उत्पादन 32,000 टन था, जो 2001 में घटकर 1,084 टन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घट जाने के कारण इसका उत्पादन दुष्प्रभावित हुआ है। भारत में अबरक उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। झारखंड, यहाँ एक 150 किलोमीटर लंबी एवं 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में उच्च गुणवत्ता वाला अबरक पाया जाता है। झारखंड का उत्तरी क्षेत्र इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कोडरमा एवं गिरिडीह दो प्रमुख अबरक उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड का अबरक सर्वोत्तम कोटि का होता है, जिसे बंगाल रूबी नाम दिया जाता है। गुलाबी परत होते हुए भी इसका रंग साफ होता है, जिसका दुनिया के बाजार में बहुत महंगा है। राजस्थान, यहाँ जयपुर से जोधपुर तक 320 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में अबरक मिलता है, जिसमें अजमेर एवं भीलवाड़ा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत का 1/4 अबरक इसी पट्टी से निकाला जाता है। यहाँ का अबरक झारखंड जैसा उत्तम कोटि का नहीं होता है। इसमें प्रायः दाग और दरार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी अबरक के भंडार है। भारत में उत्पादित अबरक का 95% भाग निर्यात कर दिया जाता है। इसका निर्यात चेन्नई एवं कोलकाता बंदरगाह से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान को होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में सूती वस्त्र के कारखाने 3-4 राज्यों को छोड़कर सभी जगह स्थापित है। इसका जबरदस्त विकेंद्रीकरण भी हुआ है। फिर भी इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र, गुजरात,
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की 122 मिलों में से अकेले मुंबई में 57 मिलें कार्यरत है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा नागपुर, सोलापुर, पुणे, संतारा, वर्धा, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, जलगांव आदि भी यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। फिर है गुजरात, इस राज्य में इस उद्योग की 130 मिलें हैं, जिसमें अहमदाबाद और बड़ौदा प्रमुख केंद्र है। इसके अतिरिक्त भड़ौच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर और राजकोट उल्लेखनीय केंद्र है। तमिलनाडु, यहाँ सूती वस्त्र की 215 कारखानों में से 81 मिलें सिर्फ कोयम्बटूर में है, जिसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा चेन्नई, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरिन, तिरुचिरापल्ली में भी उत्पादन किया जाता है। इन प्रमुख उत्पादन राज्यों के अतिरिक्त देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, अर्थात देश के प्राय सभी राज्यों में सूती वस्त्र के कारखाने फैले हुए हैं। उसके बाद है भारत के मानचित्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादक की अवस्थिति को अंकित करना है। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर है। रावभट है राजस्थान के कोटा निधन। फिर है कलकप्पा तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर है। ये मतलब क्वेश्चन है जो लाल रंग से है, और ये उसका उत्तर है, उसको मैप में दर्शाना है। तो आप लोग मैप को बढ़िया से देख लीजिए कहाँ पर है, ये आप लोग देख लीजिए। इसको मैंने कर दिया है न, तो देखिए यहाँ पर नरोरा है, यहाँ है रावत भाटा, फिर है यहाँ काकरा पाया, तारापुर में है, केंगा है, कलपमा है, सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।